Namo Buddhaya and Jai Bhim. First, I would like to pay homage to Triple Gem. Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. ये प्रेजेंटेशन इंग्लिश हिंदी में होगा। बेसिकली हम जब कोई प्रेजेंटेशन करते हैं तो प्रेजेंटेशन नॉर्मल इंग्लिश में होता है, लेकिन जो टारगेट ग्रुप देख के मैंने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाई हैं। So before going further on presentation, I would like to pay my gratitude to Dr. Baba Saheb Ambedkar. Because of him, I am here with you. I am because he was. I would like to give my homage or pay my homage to the Bahujan leaders who has struggled lot to bring me this level. Because of their struggle and the present the leaders who have been struggling to keep the momentum. So all those guys I want to say Jai Bhim. I would like to express my thanks first to Ruzel and Jaideep for giving me this opportunity and become a part of the helping society. I would like to help younger generation because they are the future of India. So आज का जो मैंने टॉपिक बड़े सोच समझ के ही डिसाइड किया है. Before going to this topic, I would like to give little bit background about Ambedkar International Mission Bahrain, because मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ और इंडिविजुअल उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना हम ऑर्गेनाइज वे से काम करते हैं. मुझे आज ये मौका मिला है बिकॉज ऑफ जिस ऑर्गेनाइजेशन से. सो ये हमने एक छोटा सा ग्रुप जब फॉर्म किया था 2008 में, तो हम जब गांव से आए थे जब कुछ लोग, तो हमने डिसाइड किया था कि हम क्या करें समाज के लिए पे बैक कैसे करें. सो ऐसी आइडिया है कि हम यहाँ तक पहुँचे बड़े स्ट्रगल करके, और हमें जो इन्फॉर्मेशन जो है, अगर उस टाइम पे अगर अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला रहता तो शायद हम कहीं और जगह, अच्छे जगह, इससे भी अच्छे जगह होते. तो वो आइडिया लेके हमने फिर डिसाइड किया कि हम हमारे बच्चों के पास जाएंगे, पर्टिकुलरली गांव के पास जहाँ से हम सब लोग बिलोंग करते हैं, और हम उनको पहला काम तो ये करेंगे कि उनको इन्फॉर्मेशन देंगे. सो हमने करियर अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया और उसमें से हमें कुछ बच्चे मिले जो अभी प्रोफेशनली अच्छा, एकेडमिकली अच्छा कर रहे हैं. हम उम्मीद करते हैं कि वो समाज के अच्छे लीडर बने. सो बेसिक ऑब्जेक्टिव इस करियर अवेयरनेस का या ये रहा है कि आइडेंटिफाई द पोटेंशियल स्टूडेंट. पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि उन बच्चों तक पहुंचना, उनको इन्फॉर्मेशन देना कि इस तरह के प्रोफेशनल करियर्स अवेलेबल है, और आप अगर बाहर निकलना चाहते हैं, आप इस पॉवर्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, या आप इस सामाजिक परिस्थिति से अगर बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस तरह के मार्ग है जो आपको ऊंचाई तक लेके जाए. दूसरा ये ऑब्जेक्टिव था कि हमको वहाँ से अच्छे स्टूडेंट ढूंढना था जो कि फ्यूचर लीडर बने, और कुछ प्रोग्राम्स में ऐसे हमें लीडर मिले, यानी पोटेंशियल लीडर मिले जो आगे चल के शायद समाज के लिए कुछ नई चीज, नई सोच लेके आएंगे. सो अभी करंटली हमारे पास इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा, मीन्स हम इंजीनियरिंग और मेडिकल पे उतना काम नहीं करते. हमारे पास जो बच्चे हैं वो है नेशनल लॉ स्कूल में 3 स्टूडेंट है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, मुंबई और नागपुर में.
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में है, डिज़ाइन में जाने वाला था, जो अभी कोशिश कर रहा है वो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में है, जो ग्राफिक्स डिज़ाइन कर रहा है एक स्टूडेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में है। कुछ 2 स्टूडेंट जो है वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं दिल्ली में। सो इस तरह के जो स्टूडेंट हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो एक प्रोफेशनल फील्ड में लीडर बने और आगे एक समाज को एक अच्छा डायरेक्शन। सो आज का जो टॉपिक है, मैंने ये सोच के बनाया है कि नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ, ये मुझे ऐसा लगता है कि 16 साल से 30 साल तक के पार्टिसिपेंट होंगे इसमें। और ये 16 साल, आज के जो 16 साल के बच्चे हैं, वो 10 साल बाद जब प्रोफेशनल करियर में जाएंगे या कहीं जॉब के लिए जाएंगे, तो उनके लिए किस तरह के मौके होंगे, किस तरह के जॉब अवेलेबल होंगे, किस तरह का जॉब मार्केट होगा। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो फ्यूचर जॉब के बारे में है, और उस फ्यूचर जॉब के लिए हमें किस तरह की कॉम्पिटेंसी स्किल्स चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम इसके बारे में मैं विस्तार में डिस्कस करूंगा। I am not able to move my presentation slide. Can I reshare it? Okay, yeah, it's coming. Yeah. क्या आप जानते हैं इन सब प्रोडक्ट को? मुझे तो इंटरेक्टिव सेशन करना था, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है, तो मैं आप लोगों से इस तरह से प्रश्न पूछूंगा कि ये जो स्क्रीन पे दिए गए जो प्रोडक्ट है, क्या आप इन प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं, आपके जनरेशन के लोग? क्योंकि मैं जब 90s में पढ़ रहा था, 93 में पास आउट हुआ था, उसके बाद जो पहला प्रोडक्ट जो दिखता है वॉकमैन, ये बहुत ही पॉपुलर था। ये वॉकमैन जो है, क्योंकि हम लोग बहुत ट्रैवल करते थे ट्रेन में, तो वॉकमैन के साथ कैसेट लगा के गाने सुनते थे। दूसरा जो प्रोडक्ट देख रहे हैं वो कोडेक कैमरा, जिसमें रील लगाते थे और फोटो खींचते थे। और तीसरा जो डिस्क दिख रही है, ये जो है कंप्यूटर में हम ऐसे डालते थे, बड़ी साइज में होती, एक छोटे साइज में होती थी, 3.4 MB और कुछ 1.4 MB के साइज के होती थी। और आप नीचे में देखेंगे तो एक प्रोजेक्टर दिख रहा है, जो हम फाइनल ईयर के में जब प्रेजेंटेशन करते थे तो एक ट्रांसपेरेंसी होती थी, उस पर हमको हाथ से लिखना पड़ता था और वो प्रेजेंट करना पड़ता था, कुछ भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, थीसिस है। और एक्सट्रीम जो राइट में दिख रहा है वो है टाइपराइटर, शायद अभी दिख रहा है। सो ये प्रोडक्ट मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपके जनरेशन के लोगों को इसका इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है। क्योंकि हमारे जनरेशन में जब हम लोग इसको यानी एक लग्जरी आइटम मानते थे, जैसे वॉकमैन होना यानी एक स्टेटस सिंबल था, कैमरा यानी बहुत कम लोगों के पास होते थे, जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क होते थे, हमने कंप्यूटर उस टाइम में वर्ड स्टार और इस तरह के इसमें रिपोर्ट लिखे हैं। और प्रेजेंटेशन के लिए वो ट्रांसपेरेंसी परचेस करके फिर परमानेंट मार्कर से उस पर लिखते थे, और वो प्रोजेक्ट करके उस पर ही डायग्राम बनाते थे, या कभी कभी उस पर हम प्रिंट भी लेते थे। ओके। और ये जो टाइपराइटर है, इस पे हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनते थे और बहुत सारे लेटर्स बनते थे। सो ये सारे प्रोडक्ट्स मार्केट से गायब हो गए। आज अभी ये ये म्यूजियम में रखे हुए दिखेंगे ये सब प्रोडक्ट। अगर आप टाइपराइटर फिर भी कुछ जगह दिखता है कुछ, लेकिन उतना यूज नहीं होता है, वो भी एक एंटिक पीस करके। जैसे हम चिचोली में जाएंगे तो बाबा साहब ने जिस पे बुद्धा एंड इज धम्मा टाइप किया था, वो टाइपराइटर रखा है। सो ये सब अभी हिस्टोरिकल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है, इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि
आप इमेजिन नहीं करेंगे। मैं जब आगे आपको बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी किस तरह से चेंज हो रही है, तो आप समझेंगे कि साइंस फिक्शन स्टोरी सुन रहे हैं। सो ये जो प्रोडक्ट है अभी हमारे मार्केट से पूरे गायब हो चुके हैं और इनका रिप्लेसमेंट आ चुका है, और ऐसा रिप्लेसमेंट आया है कि एक ही प्रोडक्ट में सारी चीजें अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वॉकमैन देखेंगे तो वॉकमैन के साथ अभी मोबाइल में सारी चीजें हैं, गाने से लेके आप सब कुछ है। कैमरा उसमें ही आ गया, मोबाइल में आ गया, आपकी हार्ड डिस्क मोबाइल में आ गई, और प्रेजेंटेशन का आजकल वो नया मोबाइल आ रहा है जहाँ से आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और टाइपिंग और उसको प्रिंटर के साथ अटैच कर दो, तो सब एक ही प्रोडक्ट में। और वो प्रोडक्ट है मोबाइल टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको कुछ ऐसी चित्र दिखाऊंगा जो आप पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं। लेफ्ट साइड में फिर भी जानते होंगे कि जो पोस्टमैन है, ये पोस्टमैन हमारे जमाने में बहुत इम्पोर्टेंट यानी एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति था जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। तो ये जब चिट्ठी लाता था तो हम चिट्ठी का इंतजार करते थे। आज एक पोस्टमैन का रोल जो है कंप्लीटली पता नहीं गांव में अभी फिर भी होगा, लेकिन आने वाले 20-25 साल में ये जॉब नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में ये बहुत लुक्रेटिव जॉब होता था। मुझे मालूम है मेरे फैमिली में भी पोस्टमैन थे। सो पोस्टमैन यानी हम उनको बहुत बढ़िया जॉब मानते थे उस टाइम में, क्योंकि एक अच्छा सैलरी वाला था उस जमाने में, और खाने पीने की अच्छी चीज़ें मिल जाती थी। क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, तो जैसे मेरे मदर का बैकग्राउंड रहा है बीड़ी बनाने का, और सो उस जमाने में पोस्टमैन को जॉब मिलना यानी बहुत बड़ा होता था। दूसरा जो पिक्चर दिख रहे हैं आप सेंटर में, वो है बहुत ही सरप्राइजिंग। ये सिर्फ इंडिया में ही दिखता है हमें, और अभी भी कुछ जगह ये लिफ्ट ऑपरेटर। आपने देखा होगा कि लिफ्ट में बैठे हुए एक ऑपरेट करते हुए आपको अंदर बुलाते हैं, क्योंकि मैं जब हैदराबाद में काम कर रहा था तो वहां पे भी एक लिफ्ट ऑपरेटर होता था, वो लिफ्ट ऑपरेटर। तो ये जॉब जो है क्लास 4 का जॉब है। वो तो मुझे नहीं लगता कि अभी अर्बन एरिया में कहीं भी दिखता है। अभी सारे ऑटोमेटिक शटर्स हो गए, सारे लोगों को पता चल गया कि लिफ्ट कैसा ऑपरेट होता है। और तीसरा जो फोटो मैं दिखा रहा हूँ, उसमें एक लेडी जो है कुछ टेलीफोन लेके कनेक्ट कर रही है। ये हमारे यहाँ BSNL जो है, वो उस टाइम में ये जो है टेलीफोन एक्सचेंज हुआ करते थे, और वो टेलीफोन एक्सचेंज में वो आपका फोन कनेक्ट करते थे। सो ये BSNL से तो ये सारी पोजीशंस गायब हो गई, और इस जॉब में काफी हमारी फैमिलीज के लोग काम करते थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे नीचे में स्टेनोटाइपिस्ट करके एक जॉब हुआ करता था। अभी पता नहीं अभी भी है कि नहीं। स्टेनोग्राफर जो डिक्टेशन लेते थे और फिर टाइप करके देते थे। और राइट साइड में आप देखोगे कि एक बढ़िया सा गवर्नमेंट का ऑफिस दिखाया है जिसमें बहुत सारे फाइल्स रखे हुए हैं। सो ये चित्र मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये सारे जॉब जो है यानी हमारे जमाने में बहुत अच्छे जॉब होते थे, हमारे पेरेंट्स के जमाने में, आज ये जॉब मार्केट से गायब हो चुके हैं। तो मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि ये जॉब गायब होने के लिए कम से कम 30-40 साल लगे, लेकिन अभी जो जॉब गायब हो रहे हैं वो 5 साल में, 3 साल में। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जब इंडस्ट्री में काम करता हूं तो मेरा एक रोल है यहाँ पे कि मैं जॉब डिजाइन करूं। सो एवरी मंथ मैं नया जॉब डिजाइन करता हूं। सो एक तो चीज है कि जॉब कंप्लीटली वैनिश हो गए या जॉब मॉडिफाई हो गए। क्यों हुए हैं? बिकॉज जो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आया है उसकी वजह से। सो हमें आगे के लिए जो तैयारी करनी है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी को देख के, अगर हम टेक्नोलॉजी को देख के अगर तैयारी नहीं करेंगे तो हमारे लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं होंगे, और फिर हमारे बच्चे अनएम्प्लॉयड होके फिर स्ट्रगल करते रहेंगे। आज की सिचुएशन ऐसा है कि
जब भी मैं इंडिया जाता हूँ तो बहुत सारे स्टडी सर्कल्स हैं, वहाँ विजिट करता हूँ, तो सारे एजुकेटेड बच्चे किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब के लिए। जब मैं उनको स्टैटिस्टिक पूछता हूँ कि कितने अपीयर होते हैं, कितने क्वालिफाई होते हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं, जस्ट क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वही एक सिक्योर जॉब है, उसमें से अगर उसमें जॉब मिल गया तो उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। हो भी सकती हैं, कुछ लोगों की हुई होंगी, क्योंकि प्रॉब्लम यह है हमारे बच्चों का कि वो जो एम रख रहे हैं, गोल रख रहे हैं, बहुत सी शॉर्ट टर्म रख रहे हैं, बहुत ही छोटी चीज देख रहे हैं कि मुझे बैंक में क्लर्क का जॉब मिल जाएगा या कहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मुझे क्लर्क का जॉब मिल जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगा। और ये बच्चे कौन कर रहे हैं? ये प्रिपरेशन इंजीनियर्स कर रहे हैं। ओके, सो हमारे बीएससी या बीकॉम बीए वाले बच्चे क्या करेंगे? क्योंकि पहले के ज़माने में जब मुझे मालूम है, मेरे फादर जब जॉब में ज्वाइन हुए थे तो बीकॉम एमकॉम करके क्लर्क ज्वाइन हुए थे, और मेरे अंकल जो है जो बीएससी किए थे तो एग्रीकल्चर ऑफिसर बन के बैंक में ज्वाइन किए थे। तो ये जो इंजीनियर्स हैं, सारे इंजीनियर्स जो हैं, किस लिए, यानी सारे नहीं बोल सकते, जो मेजॉरिटी जो नागपुर के स्टडी सर्कल में मैं देखता हूँ तो सारे वो बैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्लरिकल लेवल के लिए कर रहे हैं, कुछ कुछ तो मैंने सुना है कि गैंगमैन जो होते हैं रेलवे के जॉब्स उसके लिए कर रहे हैं। सो हम इतना पढ़ने के बावजूद हम इस तरह के जॉब के लिए क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? सो ये सोचने वाली बात है। थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को, ये जॉब के पर्सपेक्टिव को जान लेते हैं। ये पहले के समय में हम जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, एग्रीग्रियन एज बोलते थे, उसमें उस तरह के जॉब, उस टाइम में किस तरह के जॉब हुआ करते थे? फार्मिंग जॉब, खेतों में जो भी जॉब होते थे उस तरह के जॉब थे। उसके बाद उसके साथ जो एनिमल का व्यापार करने वाले जॉब थे, लाइव स्टॉक, और बहुत मैनुअल जॉब्स होते थे, जैसे टेम्पल बनाना, या और बहुत, और ट्रांजैक्शन भी इस तरह से होते थे, एनिमल ट्रांजैक्शन, यानी जो कैश की जगह एनिमल या फूड ग्रेन, इस तरह का वो एज था। वो एज के बाद इंडस्ट्रियल एज शुरू हुआ। जब इंडस्ट्रियल एज शुरू हुआ अराउंड 1700 में, 1750 के करीब, और मशीन आने लगी, और मशीन और ह्यूमन इंटरेक्शन होने लगा, यानी आदमी वो मशीन पे काम करने लगा, और नए नए जॉब बनने लगे, और अलग अलग टाइप के जॉब जहां मैनुअल वर्क है, आदमी खुद होके मशीन पे काम कर रहा है, इस तरह के जॉब्स मार्केट में आए। और फिर हम आगे देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1, 2, 3 एंड 4, अभी हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 में आगे के स्लाइड में। सो ये सेकंड लेवल का जो पीरियड जो बोलते हैं, जो इंडस्ट्रियल एज है। और उसके बाद का जब हम देखते हैं नॉलेज एज। सो नॉलेज एज में जब हम 90s से अगर हम कंसीडर करते हैं इसको कि कंप्यूटर आ गया और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई और कंप्यूटर इंडिविजुअल लेवल पे काम करने लगे, सो ये हो गया नॉलेज एज, जहां हम अभी फिलहाल नॉलेज एज में जी रहे हैं, और बहुत ही फास्ट ग्रोइंग नॉलेज एज है। और कहा जाता है कि आगे इनोवेशन एज आएगा, जहां पे न्यूरो साइंस की बात होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी, और पता नहीं क्या क्या होगा, हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। बट अब फिलहाल हम कौन से एज में हैं? नॉलेज एज में, जहां साइबर ऑटोमेशन और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब हम लोगों के सामने दिख रहे हैं। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को हम थोड़ा सा समझते हैं कि 1.0 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जब स्टीम इंजन मार्केट में आई, और स्टीम इंजन आई, उसके बाद स्टीम इंजन रिलेटेड जो इंडस्ट्री जो है तैयार होने लगी, और फिर मार्केट में व्हीकल आए, ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स आए, और
और उस टाइम में जिस तरह के जॉब हुआ करते थे वो बेसिकली उस तरह की जो टेक्नोलॉजी थी, स्टीम पावर, वाटर पावर टेक्नोलॉजी। अब उसके बाद हुआ इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन, इलेक्ट्रिसिटी बनने लगी तो मास प्रोडक्शन आ गए। सबसे पहले कार का मास प्रोडक्शन होने लगा और हर चीज का मास प्रोडक्शन। सो इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 2.0 में जो जॉब तैयार हुए हैं वो है मास प्रोडक्शन रिलेटेड, और ग्रुप्स ऑफ पीपल वेर वर्किंग टुगेदर इन वन इंडस्ट्री। उसके बाद का जो रिवॉल्यूशन जो है वो है 3.0, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और आईटी सिस्टम और ऑटोमेशन आया। और आपने देखा होगा कि 80s और 90s में इलेक्ट्रॉनिक बूम था, सारे जगह इलेक्ट्रॉनिक। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम किया, मेल्ट्रॉन में, वो उस जमाने में एक टॉप की महाराष्ट्र की कंपनी हुआ करती थी। आज कहीं नहीं है, आज बंद हो चुकी है। और अभी जो इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन की बात हो रही है 4.0, आपने सुना होगा कि इंडस्ट्री 4.0 ये है साइबर रिवॉल्यूशन। ये है जो कंप्यूटर्स है, जो साइबर टेक्नोलॉजी है, वो क्लाउड टेक्नोलॉजी है। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कंप्यूटर्स जो है, कंप्यूटर नेटवर्क जो है कनेक्टेड है, मोर ऑटोमेशन और वायरलेस ऑटोमेशन। सो इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में नए नए जॉब्स निकल के आए हैं। अगर हम इस दौर में जी रहे हैं और आने वाले 5, 10, 15, 20 सालों में हम प्रोफेशनल करियर में जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जॉब्स को देखना होगा। अब जॉब तो चेंज होने वाले हैं। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक, हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है, इट इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट और 21st सेंचुरी स्किल्स प्रोजेक्ट। इन दो डॉक्यूमेंट को मैंने रिसर्च करके ये प्रेजेंटेशन बनाया। ये मेरी खुद की कुछ क्रिएशन नहीं है, ये मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप सर्च कर सकते हैं। सो व्हाट आर द चेंज ड्राइवर्स फॉर द जॉब मार्केट? क्यों ये जॉब मार्केट चेंज हो रहा है? और चेंज भी ऐसा हो रहा है कि एवरी 3 years आपको जॉब मार्केट चेंज दिख रहे हैं। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। एक तो हम टेक्नोलॉजी फैक्टर्स बोलेंगे, लेफ्ट साइड में जो दिखाया है टेक्नोलॉजी फैक्टर्स, उसमें मोबाइल एंड इंटरनेट एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी। ये क्लाउड टेक्नोलॉजी एक रिसेंट है, ये 5 साल में इतना डेवलप हो गया। मोबाइल इंटरनेट ये अब भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। एडवांस इन कंप्यूटर पावर एंड बिग डेटा, ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। ये जो कंप्यूटर्स है उनमें मैंने जैसे पहले एक पिक्चर दिखाया था कि हार्ड डिस्क होती थी 1.4 GB MB की। आज तो इतने से चिप में इतना बड़ा डेटा, कितना डेटा आपने देखा होगा कि 160 GB का, और हम तो 64 GB का देखा है अभी, लेकिन उससे भी ज्यादा साइज की चिप्स छोटी छोटी इसमें आई हैं। और बिग डेटा जो टेक्नोलॉजी है, जो अलग अलग सोर्स से जो डेटा है उसको एनालाइज करने की टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है। न्यू एनर्जी सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजीज, जो नए एनर्जी के मार्ग हैं जैसे सोलर एनर्जी है, और नई टेक्नोलॉजीज जो है वो मार्केट में आने से ये जॉब मार्केट जो है चेंज हो रहा है। क्राउड सोर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये भी वर्ड अभी चल रहा है कि जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो है, जो डिफरेंट ऑटोमेटेड डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम जो है जो कनेक्टेड रहेंगे जो ऑटोमेटेड सिस्टम से, और ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाएगा। ह्यूमन बैठेगा, आदमी बैठेगा एक कंट्रोल रूम में और सारी चीजें जो है कंप्यूटर्स करेंगे। सो इस तरह की टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये कोई साइफाई स्टोरी नहीं है, दिस इज हैपनिंग वर्ल्ड वाइड। इंडिया में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा
और आ भी गया होगा, जो बहुत ही इंडस्ट्रियल डेवलप स्टेट है वहां पे। नेक्स्ट जो है क्राउड सोर्सिंग, द शेयरिंग इकोनॉमी, पीयर एंड पीयर प्लेटफॉर्म। क्राउड सोर्सिंग, लोग कहीं भी मिल रहे हैं, इकोनॉमी का शेयरिंग हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, ये तो यानी वर्ड अभी हमारे कानों में ऐसे रोज ही आ रहे हैं। एडवांस रोबोटिक्स, ट्रांसपोर्ट, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस मटेरियल एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये सब टेक्नोलॉजी जो इतनी फास्ट चेंज हो रही है, उसके वजह से जॉब मार्केट चेंज हो रहा है। एक तो ये टेक्नोलॉजी की बात हो गई। दूसरा है जो डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिकल चेंज या ड्राइवर्स। सो चेंजिंग द वर्क इन्वायरमेंट एंड फ्लेक्सिबल वर्किंग। अभी आप देख रहे हैं कि कोविड में बहुत सारे होम वर्किंग से काम कर रहे हैं, शिफ्ट में काम कर रहे हैं, कुछ लोग 24 आवर्स काम कर रहे हैं। ये एक सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक चेंज हो गया। राइज ऑफ मिडिल क्लास इन इमर्जिंग मार्केट। मिडिल क्लास जो है पूरे वर्ल्ड वाइड एक ऊपर आने की कोशिश कर रहा है या ऊपर आ रहा है। ट्रांजिशन टू द ग्रीनर टेक्नोलॉजी। अब लोग जो है इन्वायरमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। न्यू जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है वो मार्केट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। राइजिंग ऑफ जियो पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी। बहुत जगह पॉलिटिकल सिचुएशन आप देख रहे हैं कि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे ये पॉलिटिकल सिचुएशन की जब हम बात करते, जो वॉलेटिलिटी की, जैसे गल्फ में आपने सुना होगा कि गल्फ में हम लोग जहाँ काम करते हैं बहुत सारे लोगों को टर्मिनेशन दिया गया यहाँ से बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस। ओके, सो पॉलिटिकल जो है, जो डिसीजन मेकर्स है, उन्होंने बोला कि हमारे लोकल लोगों को जॉब देंगे। सो इसकी वजह से भी जॉब मार्केट अभी देखेंगे कि जब ये यहाँ के गल्फ के लोग इंडिया में जाएंगे तो किस तरह का जॉब मार्केट क्रिएट होगा। पता नहीं क्या होने वाला है, बट ये एक मेजर चेंज ड्राइवर हो सकता है इंडिया में। जबकि यूए से 9 लाख गए और कुवैत से 3 लाख गए, तो बेसिकली ये जो लेबर फोर्स में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन दे आर वेरी स्किल्ड लेबर। सो वो अगर जॉब मार्केट में जाएंगे तो जो इंडिया की जो लेबर है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलने की चांसेस कम हो जाती है फिर, क्योंकि कोई भी चाहेगा कि स्किल्ड लेबर लें। सो ये इस तरह के जो ड्राइवर्स हैं उसके वजह से जॉब मार्केट चेंज हो रहा है। न्यू कंज्यूमर कंसर्न अबाउट एथिकल एंड प्राइवेसी इशू। एजिंग सोसाइटी, हमारा एज बढ़ रहा है। यंग डेमोग्राफिक इन इमर्जिंग मार्केट, यंग लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। लड़कियां आगे आ रही है इकोनॉमिक पावर में। रैपिड अर्बनाइजेशन, दीज आर द फैक्टर्स विच ड्राइव्स द जॉब मार्केट चेंज। ये कौन बोल रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट। नाउ हम सब अपने आप को एक क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द जॉब मार्केट इन 5, 10, 15 years from now when you are out in the job market? आप जो बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं, आप अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना है कि 5 साल बाद किस तरह का जॉब मार्केट होगा, या 10 साल बाद किस तरह का मार्केट होगा, और 15 साल के बाद किस तरह का मार्केट होगा, अगर हमें इस जॉब मार्केट में सस्टेन करना है। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कोई भी जॉब परमानेंट नहीं होने वाला है। इट विल बी चेंजिंग जॉब, द इंडस्ट्री विल बी हायरिंग पीपल फॉर स्पेसिफिक फील्ड। काम हो गया तो रिलीज कर देंगे, जैसा गल्फ में होता है या बहुत सारे कंट्रीज में होता है कि आपकी जरूरत है, आपको बहुत पैसा दे दिया, बाद में आपको जाने के लिए बोला। तो 5 साल में किस तरह का मार्केट होगा, 10 साल में किस तरह का मार्केट होगा, 15 साल में, ये हमको खुद ही एनालाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी जिस कंपनी में काम करता हूँ, HR में काम करता हूँ, अगर मैं खुद को एनालाइज करता हूँ यहाँ पे, जब 10 साल पहले मैं आया था, मेरा जॉब इतना चेंज हो चुका है
और मैं आगे के 5 साल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे तो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखता है एचआर में। या 10 साल बाद मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उस स्किल को अगर मैं एक्वायर नहीं करूंगा तो इस जॉब मार्केट में मैं अवेलेबल रहूंगा। सो आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप एनालाइज करना शुरू करें कि 5 साल में क्या होने वाला है, 10 साल में क्या होने वाला है, 15 साल में क्या होने वाला है। और दूसरा क्वेश्चन जो है, competency will need to be successful in the world, you have to imagine 20 years from now कि 20 साल आगे में किस तरह के जॉब कॉम्पिटेंसीज है ना, कॉम्पिटेंसीज और स्किल के बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार में बात करूंगा। तो किस तरह की स्किल्स रखने वाली है, किस तरह की कॉम्पिटेंसीज लगने वाली है, ये हमको अभी से ही, जैसे मैंने बोला कि मैं आज यहाँ एचआर में काम कर रहा हूँ, तो अभी मेरा जो जॉब प्रोफाइल है एकदम चेंज हो गया है और मुझे आगे में 5 साल में काम करना है तो मुझे डेटा साइंस सीखना पड़ेगा। सो उस तरह की कॉम्पिटेंसी स्किल्स मुझे अभी से उसकी तैयारी करनी होगी। तो जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट एफर्ट वी आर डूइंग एक्वायरिंग दो स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। सो आज हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है खुद ही अपने आप को पूछने हैं। अगर हमें फ्यूचर में जॉब मार्केट में ग्रोथ करना है या प्रोग्रेस करना है या प्रोफेशनली ग्रोथ करना है। मैं जिस बच्चों के साथ जब काम किया ये सब करियर अवेयरनेस और ये करियर मेंटरिंग के प्रोग्राम में, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमें समझ में आई कि करियर प्लानिंग जो है वो एज के 13-14 ईयर्स में शुरू कर देनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा लेट हो गए तो हम बहुत लेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब हम 9वीं में होते हैं, 14 साल में 9th कक्षा में होते हैं और 10वीं में जाते हैं, ओके, 10वीं में जाने के बाद हम ये सोचते हैं कि मैं साइंस लूँ या आर्ट लूँ, ओके। या फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें इंजीनियरिंग करना है आईआईटी से, सो आईआईटी का प्रिपरेशन कब से होना चाहिए, 8-9 स्टैंडर्ड से। अभी तो 5वीं क्लास से भी हो रहा है, ओके। बट क्योंकि जो मैथमेटिक्स जो है या फिजिक्स जो है, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो जो है 9वीं क्लास से जो पढ़ाया जाता है 9वीं क्लास में, वो आगे में 12वीं तक जो है वो फाउंडेशन होता है। अब उस वक्त हम प्रॉपर प्लान नहीं करेंगे, यानी 9th कक्षा में या 8th कक्षा में आगे क्या करना है, तो हम लेट हो जाएंगे इस कंपटीशन में। ह्यूज कंपटीशन, इंडिया में इतना कंपटीशन है कि आप पूछो मत। अगर आप अर्बन इलाइट क्लास से कॉम्पीट करना चाहते हैं तो आपको उनके लेवल तक आना पड़ेगा। और बहुत इजी है, अभी जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, रिसोर्सेस अवेलेबल है, हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है। अगर आप अर्बन एरिया में आते हैं, सिर्फ हमारे पास क्या चाहिए, एक इनिशिएटिव कि हमें आगे बढ़ना है। जो बच्चा जो है इनिशिएटिव ले लिया तो रिसोर्सेस अपने आप चले आते हैं। हमने देखा है कि जो हमारे साथ बच्चे काम कर रहे हैं उन्होंने बोला कि सर मुझे प्रोफेशनल एजुकेशन क्या करना होगा, आ जा। इस तरह के हमारे तरह काम करने वाले बहुत सारे लोग अर्बन एरियाज में काम करते हैं। जस्ट आप लोगों की खुद की इनिशिएटिवनेस चाहिए। जो मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो रूरल एरिया में हैं, जो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि यू नो उनकी जो क्योंकि मेन प्रॉब्लम उनका नहीं है, एक प्रॉब्लम जो है जिस एटमॉस्फेयर से वो आते हैं, जिस इन्वायरमेंट से आते हैं, और उस इन्वायरमेंट में अगर उनको एक अच्छा एक्सपोजर दिया जाए। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक स्टूडेंट थी, बहुत ही छोटे से गांव से, तो हमने बोले कि आपको फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ना है। फर्ग्यूसन कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो पहले तो क्या होता है, ये फर्ग्यूसन कॉलेज कभी पुणे समान सिटी नहीं देखी। तो जब आप उन बच्चों को उस तरह का एक्सपोजर देते हो, उस माहौल में लेके जाते हो, तो वहाँ पे वो सीखते हैं। हम भी वैसे, मैं एक छोटे से है ना नागपुर के पास कामठी से था, तो हमारा एजुकेशन नागपुर में हुआ। तो नागपुर के अच्छे स्कूल में पढ़ने से
जो दूसरे स्टूडेंट्स है उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी, अरे वीआरसी है, ये है, इंजीनियरिंग है। तो अगर आप बच्चों को राइट टाइम पे करियर प्लानिंग बताते हैं और उनको एक्सपोजर देते हैं, तो वो बच्चा जो है आगे में बहुत ही फास्ट तरक्की करता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है। सो अगर जॉब मार्केट में सस्टेन रहना है तो हमें ये जो 3 क्वेश्चन जो है वो हमें अपने आप को पूछना पड़ेगा, बार बार पूछना पड़ेगा। अब कुछ चीजें मैं कुछ बताना चाहता हूं जो अलग अलग रिपोर्ट्स बोलती है कि पहला पॉइंट जो है 65% ऑफ चिल्ड्रन एंटरिंग प्राइमरी स्कूल टुडे विल एंड अप वर्किंग इन कंप्लीटली न्यू जॉब टाइप दैट डजंट एग्जिस्ट। यानी आज जो बच्चा प्राइमरी स्कूल में जा रहा है उसमें से 35 बच्चे जो है वो जॉब देखेंगे, 65 बच्चे जो है वो इंटायरली नए जॉब देखने वाले हैं। मीन्स आज से 30 साल बाद या प्राइमरी 20 साल बाद आपको इंटायरली न्यू जॉब दिखेंगे। सेकंड पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है, with nearly 50% of subject knowledge acquired during the first year of a 4-year technical degree in engineering college outdated by the time student graduate। यानी जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जो बच्चा पढ़ रहा है ना, उसका जो 50% जो नॉलेज है वो कुछ भी काम का नहीं रहेगा। और जैसे मैं मेरा बोल रहा हूँ कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया लेकिन इंटायरली डिफरेंट जॉब में काम कर रहा हूँ। मैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भूल गया हूँ अभी। सारा चीज मैनेजमेंट के बारे में हम सीखे हैं बाद में। सो जो कोर स्किल थी उसका मुझे कुछ भी काम नहीं हुआ फ्यूचर की जॉब में। सो यही जो पॉपुलर एस्टिमेट बोल रहा है कि आप जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ भी काम का नहीं रहेगा। द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन ऑफ एनी जॉब फैमिली इज एक्सपेक्टेड इन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चे जो क्लरिकल के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, क्लरिकल जॉब के लिए प्रिपेयर करके, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जॉब पूरे मार्केट से निकल जाने वाले हैं। और एडवांस कंट्रीज में तो इस तरह के जॉब अभी है ही नहीं। इवन मेरे कंपनी में हम लोग वो जॉब रिप्लेस कर रहे हैं। और कौन से जॉब मार्केट में आएंगे? वो आएंगे कंप्यूटर एंड मैथमेटिकल जॉब फैमिली। यानी सारी चीजें जो है, क्योंकि कंप्यूटर अभी हमारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। कंप्यूटर के बगैर हमारी लाइफ नहीं हो सकती। आज एजुकेशन में भी लैपटॉप की जरूरत है। यानी जब मेरे स्टूडेंट बोलते हैं सर लैपटॉप लेना पड़ेगा, तो ये तो कंपलसरी हो गया। हमारे ज़माने में तो ये तो बहुत लग्जरीज आइटम था। तो आज की तारीख में जो जॉब मार्केट, जो आने वाला जॉब मार्केट है, वो कंप्यूटर बेस्ड जो मैथमेटिकल जॉब फैमिली, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या किया है कि डिफरेंट जॉब फैमिलीज बनाई है, ग्रुपिंग ऑफ जॉब, और उन्होंने उसका एक एनालिसिस किया है कि आगे में किस तरह के जॉब्स आएंगे। नॉट जस्ट विद इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, बट आपने देखा होगा फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इन्वेस्टर, फिनटेक टेक्नोलॉजी। आजकल आप देख रहे होंगे कि सारे जो कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी मार्केट में आई। सो मीडिया में जो जॉब आने वाले हैं, इंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन जो इंडस्ट्री है उसमें जॉब आने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन और जो कंसल्टिंग, जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज है, एज अ कंप्यूटिंग पावर एंड बिग डेटा एनालिटिक्स constitute a significant driver of employment growth। ये बिग डेटा और डेटा एनालिटिक्स और कंप्यूटर पावर यही ड्राइव करने वाली है फ्यूचर इकोनॉमी को और फ्यूचर जॉब मार्केट को। तो मैंने कुछ फ्यूचर के रोल्स आपको दिखाने के लिए कुछ कलेक्ट किए हैं। जैसे टेक्निकल रोल हम बोलते हैं, फॉर इंस्टेंट जॉब दैट आर टाइटल एज डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, IoT इंजीनियर, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन आर फास्ट गेनिंग ट्रैक्शन इन वेरियस इंडस्ट्री। अब ये जॉब जो है सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड इंडस्ट्री में नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल
अब ये डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, ये जो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा होता है मार्केट यानी अगर आप स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा के बारे में, अनस्ट्रक्चर डेटा यानी जैसा आपका फेसबुक का है, सोशल मीडिया का है, जो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। स्ट्रक्चर डेटा जो होता है जो हम एक्सेल में दिखते हैं रो एंड कॉलम में। सो इस तरह के डेटा को वो एनालाइज करता है और बिजनेसेस के लिए एक एनालाइज करके बिजनेस को ऑप्शन देता है, मींस डिसीजन मेकर्स को बताता है कि इस तरह का ट्रेंड चल रहा है। सो उसके बेस पे बिजनेसेस डिसीजन लेते हैं। मैं खुद ही इस पे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो आने वाले जो स्लाइड्स में मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। दूसरा जो है जॉब मशीन लर्निंग इंजीनियर। मशीन लर्निंग इंजीनियर जो है वो क्या करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं, कंप्यूटर मॉडल, अल्गोरिदम्स बनाते हैं, यानी मशीन किस तरह से काम करना है। अल्गोरिदम क्या, स्टेप्स, एक एक स्टेप्स कि ये यहाँ से उठाएगा इधर रखेगा, यहाँ से उठा के इस मशीन में डालेगा। तो इस तरह के अल्गोरिदम लिखने का जो, और प्रोग्राम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, इस तरह के काम वो मशीन लर्निंग इंजीनियर करता है। और आने वाले जो जॉब्स हैं वो ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ओनली कंप्यूटर इंजीनियर नहीं रहेगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग में आपको ये मशीन लर्निंग इंजीनियर दिखेगा, बाद में दिखेगा ये आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग इंजीनियर। ये नए जॉब टाइटल्स हैं मार्केट में। ये आप अगर जाओगे सर्च करो इंटरनेट पे तो आपको आईओटी इंजीनियर जॉब दिखेगा। आईओटी इंजीनियर क्या करता है कि एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड टू इंटरनेट, ओके, और इंडस्ट्री में जो भी कंट्रोल सिस्टम्स है वो कनेक्टेड रहेगा। मैं अभी रिसेंटली बीपीसी का एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें बताया गया है कि जो शिप्स जो हैं, जो कैप्टन वगैरह होते हैं कार्गो शिप्स में, उसको वो कंट्रोल रूम से चलाएंगे। सो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, शिप्स एक जगह से दूसरी जगह तक कार्गो लेके जाएगा, लेकिन उसमें कोई आदमी नहीं होगा। सो विदाउट ह्यूमन ट्रांसपोर्ट, जैसे कार आपने सुना ही होगा कि मार्केट में उसका टेस्टिंग हो रहा है अमेरिका में कि ड्राइवरलेस कार्स, उसी तरह से जो शिपिंग इंडस्ट्री में है उस तरह से रिसर्च कर रहे हैं। तो जो जॉब्स हैं, जो शिपिंग का जॉब है, लेकिन रोल क्या होगा, मोर टेक्निकल रोल होगा। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ये तो आप रोज के इसमें देखते हैं, आपके फेसबुक जो लाइव चल रहा है, अब ये प्रोग्राम के बाद आप देखोगे तो आपको बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट दिखेगी। तो ये डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का जॉब अभी मार्केट में बहुत चल रहा है। ये क्या करते हैं कि अगेन जो डेटा को लेके कौन सा मार्केट सेगमेंट है, कौन से लोग हैं, किसको क्या भेजना है, वो एनालाइज करके। सो इसमें भी डेटा को एनालाइज करने की बात होती है। सिक्योरिटी कंसल्टेंट, जो हमारे पास डेटा है, डेटा को एनालाइज करके सिक्योरिटी यानी फिजिकल सिक्योरिटी नहीं, हम ये साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ओके। एंड यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर, ये बहुत ही हार्ड जॉब है। ये मैंने एक जॉब मेरे इंडस्ट्री में, मेरे कंपनी में बनाया। ये नॉर्मली आप ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट देखते हैं कि यूजर का एक्सपीरियंस कैसे रहेगा इस प्रोडक्ट के साथ, कैसा वो इंटरेक्ट करेगा, उसका डिजाइन जो है इसके लिए कौन सी स्किल लगती है, ग्राफिक्स डिजाइन प्लस कंप्यूटर, क्रिएटिविटी। हम बाद में जब कॉम्पिटेंसीज की बात करेंगे तो वो आएगा उसमें। बट यहाँ बताना मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फ्यूचर रोल होंगे ये टेक्नोलॉजी बेस होंगे। दूसरे जो रोल्स होंगे वो हाइब्रिड जॉब्स होंगे। हाइब्रिड यानी मिक्स, जहां पे आपका डोमेन नॉलेज लगेगा और कंबाइन विद द टेक्निकल एक्सपर्टीज। फॉर एग्जांपल मैं मेरे बारे में बताता हूँ, मेरा डोमेन नॉलेज है एचआर, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, लेकिन फ्यूचर में ये जॉब कैसा होगा, एआई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइनर, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके मुझे ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन करनी होगी, जॉब डिजाइन करनी होगी, और वर्क फ्लो प्लानिंग जो करनी होगी वो
डेटाबेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, मार्केट ट्रेंड क्या है। दूसरा एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि किस तरह का होगा। आपने सिंपल एक प्रोसेस देखा होगा, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि आप अपना सीवी लोड करते हैं, नो सीवी, उसके बाद एचआर में जो लोग होते हैं उसको शॉर्टलिस्ट स्क्रूटिनाइज करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर वो टेक्निकल मैनेजर के पास जाता है, वो देखता है और उसके बाद बोलता है इनको कॉल करो इंटरव्यू के लिए। अब इसमें जो रूटीन जॉब होता है, अभी देखो कि किस तरह से जॉब वैनिश होते हैं। ये जो शॉर्टलिस्टिंग वाला जो प्रोसेस है, ये शॉर्टलिस्टिंग वाला प्रोसेस अभी गायब होने के चक्कर में है। वो जो जॉब है कि सीवी देख के वो कौन करेगा, ये हमारे पास एआई सॉफ्टवेयर्स हैं, वो आइडेंटिफाई करेंगे कीवर्ड्स। ओके, अभी भी करते हैं, वो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन वो अभी इतना फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करके आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल शॉर्टलिस्ट करके आपको इंटरव्यू को बुलाएंगे। दूसरा जो है, इंडस्ट्री में समझो अभी थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ये सारे लोग जो है इनका डेटा मॉनिटर हो रहा है, और कौन आदमी छोड़ने की कोशिश कर रहा है वो हमारा सॉफ्टवेयर ही बता देगा कि ये आदमी जॉब चेंज करने के चक्कर में है। तो एज अ मैनेजर मैं क्या करूंगा कि मैं रिटेंशन पॉलिसी उस आदमी को बुलाऊंगा, उसको बताऊंगा। तो ये मुझे इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये मुझे इंफॉर्मेशन कंप्यूटर दे रहा है कि ये पर्टिकुलर आदमी जो है जॉब चेंज करने के चक्कर में है। और वो कैसा पता चल रहा है कि उसका सोशल अकाउंट यानी सोशल नेटवर्किंग और लिंक्डइन अकाउंट, और जिस तरह की वो एक्टिविटीज कर रहा है, जिस तरह से वो बात कर रहा है, किसी कंसल्टेंट को बात कर रहा है, वो सारे डेटास को, जिसको बिग डेटा बोलते हैं, उसको हमारा ये सॉफ्टवेयर एनालाइज करेगा और हमको फीडबैक देगा कि भैया ये पर्टिकुलर आदमी जो है XYZ, ये जो है ये जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहा है, और उसके प्रोबेबल रीजन ये है कि वो उसके सुपरवाइजर से हैप्पी नहीं है या वो अपने कॉम्पनसेशन से हैप्पी नहीं है। तो एज अ मैनेजर क्या करेंगे, तो हम उस पर डिसीजन ले सकते हैं कि इसको बुलाओ, इसको रिटेंशन पॉलिसी बनाओ, इसके प्रॉब्लम। तो क्या होगा, जो मेरा जॉब जो है किस तरह से चेंज होगा, मैं जो रूटीन काम जो थे वो नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं एआई सॉफ्टवेयर देख रहा हूँ और एआई का डेटा एनालाइज कर रहा हूँ और उसके बेस पे डिसीजन ले रहा हूँ। तो इस तरह के हाइब्रिड जॉब, ये मैं जनरल बोल रहा हूँ, ओके, ये कोई भी इंडस्ट्री में ऐसा ही होने वाला है। टेक्निकल जॉब में और जो नॉन टेक्निकल जॉब वो भी हाइब्रिड हो, फाइनेंस के जॉब वो हाइब्रिड जॉब हो जाएंगे। और हर जॉब में आपको कंप्यूटर की जरूरत रहेगी, डेटा की जरूरत रहेगी, आपको डेटा एनालिसिस की जरूरत होगी, आपको वो सॉफ्टवेयर सीखने होंगे। सो उसी पे आ रहा हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट हाईलाइटेड फ्यूचर जॉब। देर आर टू टाइप्स ऑफ जॉब्स विच विल बी प्रोमिनेंट इन फ्यूचर। फ्यूचर के अभी भी हैं, डेटा एनालिस्ट, और सेकंड टाइप ऑफ जॉब जो है वो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। एज अ प्रैक्टिकली एवरी इंडस्ट्री विल नीड टू बिकम अ स्किल इन कमर्शियलाइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग देयर ऑफरिंग टू बिजनेस और गवर्नमेंट क्लाइंट एंड कस्टमर। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसको सेल करना है तो उसको कौन करेगा। सो इस तरह के जो सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव के जॉब रहेंगे वो मार्केट में अवेलेबल होंगे आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जॉब कौन सा होगा, डेटा एनालिस्ट का। और मुझे लगता है कि हमारे बच्चों ने ये अपॉर्चुनिटी अभी ग्रैब कर देनी चाहिए। दे शुड बी गोइंग टूवर्ड डेटा एनालिस्ट। जितना पढ़ सकते पढ़ लीजिए, क्योंकि यही आने वाले फ्यूचर जो है उसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करेगा। अगर आपके पास वो स्किल है तो आपको कोई भी इंडस्ट्री लेगा। डोंट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट में भी यही आने वाला है। रिसेंटली मैंने SBI का ऐड देखा था, उसमें भी डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, इस तरह के पोजीशंस थे। आपने भी देखा होगा, आप देखते रहिए कि अभी
1-2 साल में आपको यही जॉब दिखते रहेंगे और फिर बोलेंगे यार कहाँ गए वो क्लरिकल असिस्टेंट के जॉब। सो हमें, और ये कुछ मैंने बहुत डिफिकल्ट नहीं है, उसके बारे में मैं आगे आऊंगा कि क्यों डिफिकल्ट नहीं है, किस तरह के हमको प्रिपरेशन करने हैं। सो अदर न्यू स्पेशलिस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन इंक्लूड न्यू टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हाइब्रिड जॉब, नए टाइप के ह्यूमन रिसोर्स और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के जॉब होंगे, नए टाइप के इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट जो मटेरियल्स, बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, नए जो स्पेशलिस्ट आएंगे, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, रेगुलेटरी एंड गवर्नमेंट रिलेशन स्पेशलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब जो है ना, इसमें इसके लिए आपको लीगल नॉलेज को गेन करना होगा। जियोस्पेटिशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सपर्ट, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और मैंने इसको मेरे एक दोस्त के यहाँ देखा, एग्रीकल्चर GIS एक्सपर्ट। सो ये क्या करते हैं, आपने GPS देखा होगा है ना, जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम कि ये पर्टिकुलर कहाँ है। तो एक मेरे दोस्त है जो बहुत बड़े कंपनी में रिसर्च डायरेक्टर रहने के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दिया एंड ही गॉट इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर, और वो उन्होंने एग्रीकल्चर फार्म में काम करना शुरू किया। और मैं बेंगलोर में उनके घर गया तो उन्होंने मुझे बताया कि हाउ ही मैनेजेस हिज एग्रीकल्चर फार्म। सो बड़े स्क्रीन पे उन्होंने मुझे गूगल अर्थ दिखाया और वहां लेके गए उनके फार्म में, बोला देखो मैंने यहाँ काजू के प्लांट किए हैं, काजू, द वर्ल्ड बेस्ट काजू मैं यहाँ पे ग्रो करने वाला हूँ, और हर प्लांट को मैंने टैग नंबर दिया है। और बोला अभी मेरे पास वो वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं आई है। तो क्या करते हैं कि वहां पे दो जो लेबर रखे हैं उनको मोबाइल दिया है, वो मोबाइल पे वहां से दिखाते कि ये प्लांट का कंडीशन कैसा है, कि किस तरह का, मैंने उस पे किस तरह के कीड़े बैठे हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो वहां से उसको बताते हैं कि ये काम कर, नीम के पत्ते ले, उसको बॉईल कर और उस पर स्प्रे मार, कितने क्वांटिटी में मारना, वो वहां से। क्योंकि ये जो लेबर रखे हैं दे आर अनएजुकेटेड, दे डोंट नो एनीथिंग, दे हैव फार्मिंग बैकग्राउंड बट उनका ट्रेडिशनल फार्मिंग बैकग्राउंड है। तो इस तरह के जो जो जॉब्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में आ सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है उसकी भी बात हो रही है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग की। अगर ये कॉर्पोरेट फार्मिंग हो जाती है तो इस तरह के जो एक्सपर्ट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में चले जाएंगे। ऐसे इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स, ये जॉब भी बहुत मार्केट में चलेगा, ऐसा कौन बोलता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इस तरह के जॉब के लिए हमें तैयार होना। Although mostly unheard of job, new job profiles such as information broker, laser consultant, bionic electronic technician, computational linguist, fiber optic technician, fusion engineer, image consultant, relocation consultant, retirement consultant, robot technician, ये क्या कभी सुने हैं इस तरह के जॉब? नहीं सुने। इस तरह के जॉब आने वाले हैं। जैसे हमने डेटा एनालिस्ट SBI में नहीं सुना था, तो आने वाले इसमें देखोगे कि ये इंफॉर्मेशन ब्रोकर, ये इंफॉर्मेशन ब्रोकर क्या काम करेगा, क्या काम करेगा इंडस्ट्री में। अगर मुझे पता करना है कि एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, तो वो सारे वेबसाइट, सारे इंफॉर्मेशन सर्च करेगा, कि वो सर्च करके मुझे बताएगा कि भैया ये तुम्हारा ये जो है नया रिसर्च है, आप इस पे काम कर सकते हो। तो इस तरह के ब्रोकर्स ऑलरेडी कुछ लोग काम कर रहे हैं इसमें, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर। तो लेजर कंसल्टेंट भी है हमारे यहाँ बहुत लोग। लेजर कंसल्टेंट मीन्स ट्रैवल कंसल्टेंट, जो आपको पूरा A to Z पूरा कंसल्टेंसी देते हैं, आपके पूरे अरेंजमेंट करता है। आप घूमने जा रहे हैं कोई कंट्री में तो आपको पूरा अरेंजमेंट करके देगा। सो बायोनिक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे सर्जरी कर रहे हैं, रोबोटिक्स, ओके, रोबोट्स काम कर रहा है, सर्जरी कर रहा है।
मोर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जैसे आपके स्कैनर्स है या MRI है, नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, उनको मेंटेनेंस करने का, उनमें उनके सॉफ्टवेयर्स में जो एरर आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, इस तरह के टेक्नीशियन के जॉब। ये कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर के भाषा में, सो इसके लिए भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, डिफरेंट लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए। तो ये कंबाइन हाइब्रिड टाइप जॉब हो गया। फाइबर ऑप्टिक टेक्नीशियन, ये टेक्नोलॉजी, ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है पूरा फाइबर ऑप्टिक से हो रहा है, तो उसके टेक्नीशियन जो है। तो इस तरह के नए जॉब जो है, इमेज कंसल्टेंट, रीलोकेशन कंसल्टेंट यानी क्या कि अगर मैं अभी बहरीन में हूँ और मुझे कनाडा में शिफ्ट होना है, तो मैं इस कंसल्टेंट को हायर करूंगा और वो मेरा पूरा प्लान करके देगा। आई पे हिम और वो मेरा पूरा रीलोकेशन अरेंज करके देगा। यहाँ से पूरा सामान उठा के वहाँ कौन सा घर लेना है, क्या लेना है। रिटायरमेंट काउंसिलर, ये आने वाले, जैसे हमारे कंट्रीज में नहीं, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखते हैं कि मेरे साथ यूके के जो लोग काम करते हैं, तो वो लोग ये रिटायरमेंट काउंसिलर को हायर करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो कैसी प्लान होगा। ये तो मैं जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये जो आप आज सुने नहीं है, इस तरह के नए जॉब टाइटल मार्केट में आएंगे। जैसे पहले ही बताया कि न्यू टेक्नोलॉजीज, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो रहेंगे। और अब जावा प्रोग्रामिंग है, जावा एंड प्रोग्रामिंग, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रहेगी, क्योंकि नए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, पाइथन है, आर है, जो मैं जानता हूँ मैंने सुना हूँ, इस तरह के जो है नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते रहेंगे। In nutshell, computers have already taken many jobs such as clerks and books. अकाउंटेंट और क्लर्क्स के जॉब ऑलरेडी कंप्यूटर ने ले चुके हैं। रोबोट्स एंड कंप्यूटर्स वंस, यानी पूरे जॉब जो है रोबोट्स और कंप्यूटर ही करने वाले फ्यूचर, क्योंकि नए नए सॉफ्टवेयर्स आएंगे, सॉफ्टवेयर्स को कॉपी करते जाएंगे, वो पुराने होते जाएंगे, नए सॉफ्टवेयर्स आएंगे। सो इफिशिएंसी जो है रोबोट्स की वो बढ़ते जाएगी, कंप्यूटर्स भी बहुत इफिशिएंट होते जाएंगे, बहुत फास्ट होते जाएंगे। द मोर रूटीन अ जॉब, द इजियर टू रिप्लेस बाय कंप्यूटर। कोई भी रूटीन जॉब है, रूटीन जॉब समझते हैं कि एक ही तरह का जॉब करते हैं। जैसे बैंक में हो गया, बैंक में आपका टेलर है, वो रूटीन जॉब करता है, रोज आपको कैश देता है, आप जाते हैं टेलर से पैसे लेते हैं। ये इस तरह के जो रूटीन जॉब है, आपने देखा होगा, हमारे एक मित्र का लड़का जो है यूएस में पढ़ाई करता है, वो बोल रहा था, अंकल वहां पे मैं कभी कैश हैंडल ही नहीं करता हूँ, मोबाइल में होता है सब कुछ। इवन वो जो क्रेडिट कार्ड है वो भी यूज नहीं करते, सारा मोबाइल से ही ट्रांजैक्शन होता है। इंडिया में भी मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग है ना अलग अलग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं मनी ट्रांजैक्शन के लिए। सो आने वाले इसमें कैशियर का जॉब तो उठ जाएगा, कैशियर, टेलर जो है, और जो भी क्लरिकल जॉब है, कोई भी जॉब नहीं रहने वाला है। आप उस जॉब के लिए प्रिपेयर ही मत करिए। अगर आप आज 15 से 20 साल के रेंज में हैं, तो ये जॉब को आप भूल ही जाइए। और जो मैनुअल जॉब्स जो है, जो इंडस्ट्री में आदमी जॉब करता था, वो सारे जॉब जो है वो कंप्यूटराइज हो जाएंगे। दो रीजन है, एक तो क्वालिटी, क्योंकि जब मशीन काम करता है तो कंसिस्टेंटली सेम क्वालिटी देता है, उसमें एरर होने के चांसेस कम होते हैं, अनलेस प्रोग्रामिंग में एरर हो गया। लेकिन आदमी जब काम करता है, इवन हमारे जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं उसमें बहुत बार एरर करता है, लेकिन हमारे एक्सेल का भी अकाउंटिंग गलत नहीं करता है, जब फार्मूला प्रॉपर डाला तो बराबर रिजल्ट देता है। तो जो क्वालिटी है और सेफ्टी है इंडस्ट्री में, जैसी हम देखते हैं कि हजार्डस इंडस्ट्री है, वहां पे बहुत सारा ऑटोमेशन हो रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ह्यूमन को किसी को हार्म पहुंचे। तो कहने का मतलब यह है कि सारे जॉब जो है कंप्यूटर और रोबोट्स लेने वाला है, तो हमको अभी से तैयार होना है।
और हमारे जो फील्ड में, हम जिस फील्ड में अभी स्टडी कर रहे हैं, आगे में किस तरह के जॉब्स रहेंगे, उसके लिए टारगेट करना है। तो उस जॉब्स के लिए किस तरह की स्किल्स लगेगी। The young people of today will have to excel in skill competencies that were less important for earlier generation. आज के जो बच्चों को है वो नए जो चीजें हैं, नई कॉम्पिटेंसीज है, उसको तलाशनी होगी, उसके ऊपर काम करना होगा। पुराने जनरेशन में जो चीजें थी वो भूल जाना, कि हमारे पेरेंट या इस तरह के कॉम्पिटेंसी थी, या ये हमारे जो रोल मॉडल होते हैं ना गांव में, किसी की तरफ देख के कि उस तरह, नहीं नहीं नहीं, आपको सोचना होगा आगे की जो स्किल्स रिक्वायरमेंट के बारे में। जो 21st सेंचुरी में जो स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज लगने वाली हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा कि 4C क्या है। और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज financial literacy, ICT will be also important skill to possess the right from the early age. People who have such skills in future will be more likely to be succeed, while those who don't will either not find a tremendous success or will find that their work and skill are constant risk of being taken over by automation and artificial intelligence. ये बात को हमको समझनी होगी, जो भी जॉब कर रहे हैं। जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, कि मुझे समझना होगा कि आगे क्या है, नहीं तो रिस्क है। आज जो इंडस्ट्री से लोग निकाले गए हैं, क्यों निकाले गए हैं? क्योंकि उन्होंने वो स्किल डेवलप ही नहीं की। अगर वो जो आने वाली जो स्किल अगर अभी हम डेवलप करते हैं, तो कोई भी कंपनी बोलेगा कि नहीं, ये आदमी मुझे चाहिए, इसको नहीं निकाल पाएंगे। सो हमें इस आने वाले जो फ्यूचर जो स्किल्स और कॉम्पिटेंसी पे है, उस पर काम करना होगा। मैं जब ये दो टर्म बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको समझना और समझ के इस पे काम करना। कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स। स्किल्स क्या होती है? द व्हाट, अ स्पेसिफिक लर्न एबिलिटी यू नीड टू परफॉर्म अ गिवन जॉब। और कॉम्पिटेंसीज क्या होती है, या कॉम्पिटेंसी क्या होती है? हाउ, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल, नॉलेज, बिहेवियर्स that is exercised in order to effectively perform the duty of the job. आप पता नहीं आप कितने लोग सीवी लिखते हैं, और हम लोग जब सीवी देखते हैं, सीवी में ये देखते हैं कि क्या कॉम्पिटेंसीज है इसकी। आप भी लिखना शुरू करिए। बहुत सारे जो लोग हैं उनको नहीं मालूम कि कॉम्पिटेंसी क्या होती है और स्किल क्या होती है, वो कंबाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं 3 डिफरेंट जॉब के। एक जॉब है सिंगर। सिंगर का स्किल क्या है? उसका गाने का, वो सिंगिंग उसकी स्किल है। लेकिन कॉम्पिटेंसी क्या है कि अगर वो 10,000 लोगों के सामने खड़ा होकर गाना बोलता है, तो जो कॉन्फिडेंस है और जो स्ट्रेस मैनेज करता है, वो उसकी कॉम्पिटेंसी है। फॉर एग्जाम्पल कुक है। कुक की स्किल क्या है? कुकिंग स्किल है उसकी। लेकिन कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए? क्रिएटिविटी, नई नई चीजें बना के, और कमिटमेंट टू एक्सेलेंस, यानी बहुत ही बढ़िया चीज बना के देने की, ये कॉम्पिटेंसी है। और अभी जो नया ट्रेंड जो जॉब का चल रहा है, फॉर एग्जांपल डेटा एनालिस्ट जो है, कि डेटा एनालिस्ट की स्किल क्या है कि वो एक्सेल यूज करता है, या कोई भी, जस्ट एक्सेल लिखा है यहाँ पे, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करता है, वो स्किल है। लेकिन उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ये स्किल्स है, ये एक कॉम्पिटेंसी है। बहुत ही क्लियरली इसको समझना होगा कि स्किल और कॉम्पिटेंसी, अगर हम अभी पढ़ रहे हैं, वो स्किल डेवलप कर रहे हैं, और स्किल बहुत इमीडिएटली डेवलप होती है, लेकिन कॉम्पिटेंसी जो है ये थोड़ा टाइम लेती है। और कॉम्पिटेंसी बिहेवियर टर्म्स में डिफाइन की जाती है, मीन्स एक्शन पॉइंट्स में। जैसे इंडस्ट्री में आपने देखा होगा, पता नहीं आप लोग कितने आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहां पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू होता है। तो आपको वो कॉम्पिटेंसी
आपने कहाँ कैसी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बोलते हैं कि समझो एक कॉम्पिटेंसी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आपको पूछेंगे कि भैया आपने इस कॉम्पिटेंसी कहाँ यूज की, हमें आपके एग्जांपल्स बताइए। आज ऐसा ट्रेंड चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज आपकी क्वालिफिकेशन को बिल्कुल ही भाव नहीं दे रहे। मीन्स क्वालिफिकेशन से आप स्किल डेवलप कर सकते हैं, कुछ एजुकेशन से स्किल डेवलप कर सकते हैं, कुछ लर्निंग से स्किल डेवलप कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटेंसी के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। मैं बताऊंगा कॉम्पिटेंसी किस तरह की होती है। तो गूगल, मैंने सुना अभी रिसेंटली गूगल ने उनके रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन निकाल दिया है, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर कॉम्पिटेंसी। तो हमें क्या करना है, अभी तो हमें पता चल गया है कि भैया आगे में जॉब मार्केट के लिए हमें क्या करना है, तो हमें कॉम्पिटेंसीज पे काम करनी होगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये कॉम्पिटेंसीज। सो ये मैंने इंटरनेट से लिया है। मैं 2 प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा इसमें। ये 21st सेंचुरी स्किल्स कॉम्पिटेंसी एक प्रोजेक्ट ओरेकल के, एक ओरेकल एजुकेशन के एक रिसर्च साइंटिस्ट और सिस्को के एक साइंटिस्ट ने मिलके एक जॉइंट प्रोजेक्ट किया था अराउंड 2007-2008 में, कि एजुकेशन सेक्टर में किस तरह का चेंज लाना चाहिए। तो ये उन्होंने एक रेनबो बना के दिखाया। अगर आप रेनबो में देखेंगे कि बीच में कोर सब्जेक्ट फॉर 21st सेंचुरी थीम लिखा है, जो कोर सब्जेक्ट जो है ग्रीन कलर में जो दिख रहे हैं, तो इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में इस तरह के सब्जेक्ट लाने होंगे, ऐसा उनका कहना था। इन्वायरमेंटल लिटरेसी, ग्लोबल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी, हेल्थ लिटरेसी, सिविक लिटरेसी, सिविक पॉलिटिकल और जो भी हमारे सोशल जो चीजें हैं उसके बारे में, हेल्थ यानी इन जनरल बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल साइंस उसके बारे में, फाइनेंस यानी बेसिक फाइनेंस, अकाउंटिंग, ग्लोबल अवेयरनेस किस तरह से है ना वर्ल्ड चल रहा है, किस तरह की इकोनॉमिक चल रही है, इन्वायरमेंट किस तरह से चेंज हो रहा है। सो ये जो कोर स्किल उन्होंने बताया कि ये स्कूलों में पढ़ाने चाहिए। फिर बाद में दूसरी जो चीज उन्होंने बताई कि रेड कलर में जो है लाइफ एंड करियर स्किल्स। सो इसमें हम ये बोलते हैं कि ये दीज आर दी नो कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, या इसको कॉम्पिटेंसी से भी जोड़ सकते हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप, फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्टिबिलिटी। ये वर्ड पे मत जाइए, मैं इसको बाद में बताऊंगा। सोशल एंड क्रॉस कल्चरल स्किल, इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने चेंज करने के लिए बोला कि इंफॉर्मेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी स्किल, जो हमने कभी बच्चन में कंप्यूटर नहीं देखा था, लेकिन आज मेरा बेटा जो है मैंने पहली क्लास से कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। सो उन्होंने इस पे बहुत फोकस किया कि प्रोग्रामिंग जो है, कोडिंग जो है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में ही डालना चाहिए, बिकॉज ये ही फ्यूचर है। सो मीडिया लिटरेसी होनी चाहिए। मीडिया यानी जिस तरह के यूट्यूब है या इंटरनेट है, सोशल वेबसाइट है, इस तरह की जो मीडिया जो है, जो इंटरनेट मीडिया है, उसका लिटरेसी होना चाहिए। दूसरा जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर रिलेटेड, जैसे प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे, कुछ लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, जो नए नए चीजें हैं वो बच्चों को सिखाना चाहिए। और लास्ट में जो येलो कलर में जो है, जिसको उन्होंने बोला है कि लर्निंग एंड इनोवेशन स्किल्स, जिसको हम आगे में कॉम्पिटेंसी भी बोलेंगे, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। सो ये एक मॉडल उन्होंने सजेस्ट किया था। दूसरा मॉडल जो है, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ है, और वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट। सो वो क्या बोलते हैं कि 21st सेंचुरी स्किल्स जो है वो 3 कैटेगरी में वो डिवाइड हो जाएगी। पहला है फाउंडेशनल लिटरेसी, दूसरा है कॉम्पिटेंसीज, और तीसरा है जो ब्लू कलर में दिख रहा है लास्ट में, कैरेक्टर क्वालिटीज। सो ये भी उन्होंने बोला कि ये स्कूल करिकुलम में इंड्यूस करना चाहिए। सो फाउंडेशनल लिटरेसी क्या होनी चाहिए, या फाउंडेशन स्किल्स क्या होनी चाहिए? तो
पहला तो है एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड एंड यूज रिटन लैंग्वेज लिटरेसी में। न्यूमेरिकेसी में क्या बोलते हैं कि एबिलिटी टू यूज द नंबर एंड सिंबल्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। साइंटिफिक लिटरेसी में क्या बोलते हैं कि एबिलिटी टू यूज साइंस नॉलेज प्रिंसिपल टू अंडरस्टैंड वंस इन्वायरमेंट एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। आईसीटी लिटरेसी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लिटरेसी यानी क्या है, एबिलिटी टू यूज क्रिएट टेक्नोलॉजी बेस्ड कंटेंट, include finding and sharing information, answering questions, interacting with the people and computer programming। and financial literacy जो है उसको कैसा डिफाइन करते हैं, ability to understand and apply conceptual and numerical aspect of finance in practice। और लास्ट में जो है फाउंडेशन लिटरेसी में कल्चरल एंड सिविक literacy, ability to manage and devise new innovative way of addressing problem, answering question or expressing meaning through the application synthesis, ability to identify, analyze and evaluate situations, ideas। मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ कल्चरल एंड सिविक्स लिटरेसी, सॉरी मैं शायद गलत पॉइंट पे था। कल्चरल एंड सिविक लिटरेसी के बारे में जो उसको डिफाइन किया है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एप्रिशिएट, एनालाइज एंड अप्लाई नॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज। सो ये जो फाउंडेशन लिटरेसी जो है ये हम बोलते हैं कि बच्चों को स्कूलों में पढ़ानी चाहिए। अब हम पढ़े नहीं हैं तो हमको इस पे भी काम करना पड़ेगा। अब लिटरेसी के बारे में बात करते हैं तो हमको इंग्लिश नॉलेज को हमको अच्छा करना होगा, क्योंकि इंग्लिश नॉलेज ही आपको फ्यूचर में जॉब देगी। कंप्यूटर आपके इंग्लिश नॉलेज में रन होते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगा तो अभी से आपको शुरुआत करनी होगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम में नहीं है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप इंग्लिश कभी भी लर्न कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ जो येलो में दिखाई गई वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये कॉम्पिटेंसी जो है ये सारे जॉब्स को अप्लीकेबल होती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन। ये जो है क्रिटिकल थिंकिंग, जो डेटाबेस एनालिसिस, क्रिएटिविटी जो नए आइडियाज, नए इमेजिनेटिव आइडियाज तैयार करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। कम्युनिकेशन तो यानी हमारा जीवन ही बचपन से लेके यानी मरने तक हम एक ही चीज करते हैं, कम्युनिकेट। सो ये जो है ये तो कोर कॉम्पिटेंसी हो गई। तो ये चार जो है, कोलैबोरेशन, जो साथ में मिलके काम करना, ये जो चार कॉम्पिटेंसी जो है ये हमारे जीवन की मेन कॉम्पिटेंसीज होने वाली है आगे के फ्यूचर जॉब के लिए। और फिर कुछ क्वालिटीज जो है जैसे क्यूरियोसिटी होगी, जो इंडस्ट्री में देखेंगे कि जो क्यूरियस लोग हैं नए प्रोडक्ट डिजाइन कर पाएंगे। इनिशिएटिव, हर चीज के लिए अगर कोई 10 लोग हैं उसमें से अगर हम किसी को प्रमोट करना है तो देखेंगे कि कौन इनिशिएटिव ज्यादा लेता है। जैसे आपके ग्रुप में भी होगा कि किसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो आगे बढ़ के ये काम को शुरुआत करें। परसिस्टेंट ग्रिट, वो जब तक पूरा नहीं होता है वो लगे रहेगा। अडॉप्टिबिलिटी यानी क्या कि यानी कोई भी सिचुएशन में, कोई भी चेंजिंग सिचुएशन में उसको अडॉप्ट कर लेना। लीडरशिप तो आपको मालूम है कि लीड करना। और सोशल एंड कल्चरल अवेयरनेस, क्योंकि हम जो वर्ल्ड फ्लैट है उसमें अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ काम करेंगे, तो ये डाइवर्सिटी जो है उसको समझना। तो ये जो कैरेक्टर जो है, ये कैरेक्टर क्वालिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो ये जो कॉम्पिटेंसी जो है, ये जो चार कॉम्पिटेंसी 7, 8, 9, 10, क्योंकि ये जो है कोई भी जॉब के लिए अप्लीकेबल होगी, चाहे वो साइंटिस्ट हो या क्लरिकल का जॉब हो। क्लरिकल जॉब तो नहीं रहेगा, कंप्यूटर रिलेटेड जॉब, जो लोअर लेवल के जॉब जो हम बोल सकते हैं फ्यूचर के। सो ये उस जॉब के लिए ये चार कॉम्पिटेंसी जो है बहुत ही जरूरी हो जाएगी।
समझना होगा कि क्रिएटिविटी क्या है। आदमी जब, कोई भी आदमी जो है वो आदमी क्रिएटिव होता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि हर आदमी जो है क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी यानी क्या है कि द यूज ऑफ इमेजिनेशन और ओरिजिनल आइडिया टू क्रिएट समथिंग। एक आइडिया आई, एक इमेजिनेशन आया, उसको इम्प्लीमेंट किया और नया प्रोडक्ट निकला, वो हो गया क्रिएटिविटी। और ये तो मैं इन जनरल डेली रूटीन लाइफ में हमें हर चीज में क्रिएटिव होना होगा। Your ability to generate innovative ideas is not merely a function of mind, but also function of 5 key behaviors that optimize your brain for discovery. Means ये मैं इसलिए स्टेटमेंट लिखा हूं कि ये आपके ब्रेन के रिलेटेड है। ये जो कॉम्पिटेंसी है, ये चारों कॉम्पिटेंसी जो है, ये आपके ब्रेन रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज है। इसको कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज भी बोलेंगे, बोल सकते हैं। सो क्रिएटिविटी जो है, जैसे नई चीज जो, फॉर एग्जांपल अगर आप किचन में काम करते हैं तो एक नया इमेजिनेटिव आइडिया है कि मैं इसको इस तरह से बनाऊं और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस तरह से हम क्रिएटिविटी को अपने जीवन में उतार सकते हैं। और वो इंडस्ट्री में क्या चाहिए, इंडस्ट्री में जब हम कोई भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो चाहते हैं कि नया सॉल्यूशन कुछ निकले। तो नया सॉल्यूशन निकालने के लिए ये जो क्रिएटिविटी अगर आपके पास है तो आपको वो एडवांटेज देगी जॉब प्रोग्रेशन में। अब मैं बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मैं इस चारों स्किल जो है, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, ये चीज मैं किस तरह से प्रैक्टिस करता हूँ एक करंट प्रोजेक्ट पे। अब मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है वर्क फ्लोस प्लानिंग एंड ट्रेनिंग प्लानिंग। जो हमारे यहाँ नया बड़ा प्रोजेक्ट, नया रिफाइनरी बन रहा है, उसके लिए हम फ्यूचर का वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं और उनका किस तरह का ट्रेनिंग होना चाहिए, वो किस तरह से कॉम्पिटेंट होंगे, तो इसका मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। अब ये प्रोजेक्ट जब हमें दिया गया तो इसको किस तरह से किया जाए, क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट था, तो हमने कुछ नए आइडियाज निकाले कि हम डेटा इकट्ठा करेंगे, ओके, इसमें इस तरह का टूल यूज करेंगे और इस तरह के रिपोर्ट जनरेट करेंगे। सो क्रिएटिविटी जो है ये लर्न कर सकते हैं हम, और इसको हम डेवलप कर सकते हैं। इसको अब हम कॉम्पिटेंसी के लैंग्वेज में बोलते हैं कि प्रोफिशिएंसी लेवल्स होती है, कि प्रोफिशिएंसी लेवल 1 2 3 4, जिसमें कि आप लोअर लेवल के बिहेवियर्स होते हैं कि मैं थोड़ा सा ये सीखूंगा, उसके बाद ये सीखूंगा, उसके बाद वो सीखूंगा, उसके बाद ये सीखूंगा। सो इसको आप डेवलप कर सकते हैं। सो ये किस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं? सो ड्राइंग कनेक्शन, पहला जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, एसोसिएटिंग, ड्राइंग कनेक्शन बिटवीन क्वेश्चंस, प्रॉब्लम और आइडियाज फ्रॉम अनरिलेटेड फील्ड। या कि अगर ये प्रॉब्लम है कि ये अगर दूसरे जो फील्ड में अगर कहीं इस तरह का सिचुएशन है तो किस तरह से होता है। मैं हमारा एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे जब ग्रुप में काम करते हैं एएम में और हमारे सेलिब्रेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा सेलिब्रेशन है धम्मा दीक्षा डे का, तो ग्रुप मेंबर्स बोलते हैं कि सेलिब्रेशन के साथ हमें इंफॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट भी चाहिए। अब एंटरटेनमेंट चाहिए तो हमारा तो धम्मा पे के ऊपर एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना, तो धम्मा रिलेटेड एंटरटेनमेंट। सो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो मैंने सोचा कि लोगों को कैसा एंटरटेनमेंट दे, तो एक नई आइडिया आई। क्या आइडिया आई? तंबोला मालूम है आपको, हाउजी, कि हम हाउजी खेलेंगे, धम्मा हाउजी। कैन यू इमेजिन कि धम्मा हाउजी भी कुछ चीज होती है। सो धम्मा हाउजी बनाए और लोगों को बहुत पसंद आया। तो पिक्चर लगा के हाउजी खेले, नंबर्स के नहीं, अलग अलग जो बुद्धिज्म रिलेटेड पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स निकाल के सबके पास, वो जैसे नंबर्स के चीट होते हैं, सबके पास पिक्चर्स के चीट दे दिए, और वो जो पॉट होता है उसमें से एक पिक्चर निकाला जिसके पास है
और क्रॉस डायगोनल जिसको मिलेगा, जिसको ऊपर की लाइन हो जाएगी उसको फर्स्ट प्राइज। सो इस तरह का जो क्रिएटिविटी है जो हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। तो और जब हम ऐसे काम करते हैं ना तो हमारा माइंड जो है वो हैबिचुअल हो जाता है कि क्रिएटिव काम करने के लिए। दूसरा है कि क्वेश्चनिंग, कि हर चीज को आप, यानी अगर ये जैसे एक सिचुएशन है कि हाँ लोगों को ऐसा प्रोग्राम चाहिए, तो इसको क्वेश्चन करते रहो कि क्या कैसे किया जाए। तीसरा जो है ऑब्जर्विंग, कि जैसे यहाँ पे मैंने बिजनेस सेंस में लिखा है कि स्क्रूटिनाइजिंग द बिहेवियर ऑफ कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर टू आइडेंटिफाई न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। ये कस्टमर के तरफ देख के कि ये किस तरह से है ना बिहेव कर रहा है, सप्लायर किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कॉम्पिटिटर कैसे बिहेव कर रहे हैं मार्केट में। चौथा है नेटवर्किंग, जब आप लोगों के साथ मिलते हो तो बहुत सारी नई नई आइडिया, आप जब है ना ग्रुप में काम करते हैं तो नई नई आइडियाज आती हैं। तो जब आप आइडियाज आती हैं तो वो आइडिया भी है ना उसको भी आप एक क्या बोलते हैं उसको एक नए लेवल पे लेके जाते हैं। और पांचवा जो है एक्सपेरिमेंटल, कंस्ट्रक्टिंग इंटरेक्टिव एक्सपेरिमेंट एंड प्रोवोकिंग अनऑर्थोडॉक्स रिस्पॉन्स टू सी व्हाट इनसाइट इमर्जेस। यानी कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट करके, जैसे हमने बोला कि हमारा एग्जांपल दिया कि हमने देखा कि ये तंबोला वाला एक्सपेरिमेंट कैसा रहेगा, लोगों को बहुत मजा आया। तो ये कहने का मतलब यह है कि क्रिएटिविटी स्किल को आप डेवलप कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसमें आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। कोई भी स्किल, कोई भी कॉम्पिटेंसी को आप उसको डेवलप कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, रिसोर्सेस लगेगा, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इंटरनेट पे आप जाके सर्च करिए। आपका जॉब एरिया है, आपका सेक्टर है एग्रीकल्चर, क्रिएटिविटी इन एग्रीकल्चर, how to develop creativity in agriculture, how to develop creativity competency for agriculture sector। so आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट सी जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसको हम कैसा डिफाइन करेंगे? क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो है allows critical thinking skill or competency allow you to understand and address a situation based on all available facts and information. When using this skill, you will sort and organize facts, data and other information to define a problem and develop a effective solution. मैंने यहाँ पे पिक्चर दिया है ब्रेन का। सो ये भी ब्रेन रिलेटेड कॉम्पिटेंसी है। सो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो क्या ये ट्रेडिशनल जो अप्रोच जो न्यूरो साइंटिस्ट बताते हैं कि आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो है, आपका लेफ्ट ब्रेन जो है मोर लॉजिक्स और एनालिटिकल काम करता है और राइट जो है मोर इमेजिनिंग क्रिएटिविटी काम करता है। तो लेफ्ट ब्रेन में क्रिएटिव थिंकिंग जो एनालिटिकल, जो डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना और उसको सॉल्यूशन उससे सॉल्यूशन निकालना। ऐसे जैसे मेरे प्रोजेक्ट में अभी हमने इस क्रिटिकल स्किल को किस तरह से अप्लाई किया। सो हमने एक मॉडल बनाया एक्सेल में, मॉडल यानी एक डेटाबेस बनाया जो जिसमें फॉर्मूलेज डाले हैं कि इसका कनेक्शन ये है। स्ट्रक्चर डेटा है, स्ट्रक्चर डेटा यानी क्या, रोज एंड कॉलम्स में है, और हमने उसमें फॉर्मूला ये मॉडल बना दिया और इससे हमको डेटा आएगा। अब डेटा है, हमको मैनेजमेंट को बताना है, तो एक्सेल में कुछ अवेलेबल फीचर्स है जैसे ग्राफ्स वगैरह, सो उससे हम इंटरैक्टिव नहीं बना सकते। तो पता किया कि किस तरह से कर सकते हैं, तो पता चला कि पावर बीआई करके डेटा विजुअलाइजेशन टूल है माइक्रोसॉफ्ट का। ऐसे अलग अलग डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स हैं। देखो आप समझो कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस का नहीं हूँ, लेकिन मैंने 1 वीक बैठ के इंटरनेट पे
पावर बीआई क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है, वो सीख लिया। पूरा तो नहीं सीख पाऊंगा, इसीलिए मैंने एक्सपर्ट को अटैच कर लिया, इसको आईटी वाले को, क्योंकि वो जो फंक्शंस वगैरह लिखना है वो मैं सीख नहीं पाया और वो जल्दी कर पाएगा। तो वो डेटा को हम पावर बीआई से एनालाइज करके एक प्रॉपर फॉर्म में चार्ट्स बना के, ग्राफ्स बना के मैनेजमेंट को पेश कर रहे हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, है ना इंटरेस्टिंग बात। तो इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग, जो एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो क्रिटिकल थिंकिंग जो स्किल है, ये कॉम्पिटेंसी है, ये सभी जॉब में अप्लीकेबल होती है, इसलिए इसको कोर कॉम्पिटेंसी कहा गया है। सो इसको भी डेवलप करने के लिए कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ लिखे हैं जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। आप अपने सेक्टर को, आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखिए, वहां पे किस तरह से डेवलप, बहुत अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, ये कोई नई चीज नहीं है। कुछ चीज कोई लोग बोलेंगे ये कॉमन सेंस है, लेकिन ये कॉमन सेंस को हमको उस प्रोफिशिएंसी लेवल को लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल, टू डेवलप दिस कॉम्पिटेंसी क्या करना होगा? आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम और इशू, क्रिएट inferences on why the problem exists and how it can be solved, collect information data on issues through research, organize and sort data findings, develop and execute solution, analyze what solution worked or didn't work, identify way to improve the solution. So ये तो मैंने स्टेप लिखा कि ये कॉम्पिटेंसीज जो है क्रिटिकल थिंकिंग को हम इंडस्ट्री में किस तरह से यूज करते हैं। मेरे पास टाइम है ना, और शायद मैं बहुत ही ज्यादा टाइम ले लिया। जी सर आप बोल सकते हैं। आप पूरा होप मैंने लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा, जो मुझे पता नहीं, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन होता है ना, तो हमें पता नहीं चलता है कि रियली इट इज यूजफुल और इंटरेस्टिंग। एनीवे, हम अज्यूम कर रहे हैं कि लोग मजा ले रहे हैं, जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ उसमें इंटरेस्टिंग है और नई चीज जो मैं बता रहा हूँ। और नेक्स्ट जो सी है कोलैबोरेशन। सो ये कोलैबोरेशन मीन्स क्या है? टीम वर्क में काम करना बेसिकली, है ना। कोलैबोरेशन इज व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट देयर एक्सपर्टाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट और मिशन। जैसे आपका NNBY, ये कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं ना, डिफरेंट ग्रुप्स कम टुगेदर। आज के प्रोग्राम में आप अलग अलग लोग आ रहे हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। ये जो स्किल है ना, ये कॉम्पिटेंसी जो आप डेवलप कर रहे हैं, जैसे जो ऑर्गेनाइजर्स है ना, ये ऑटोमेटिकली आपके इसमें डेवलप हो रही है। सो इंडस्ट्री में इसका बहुत जरूरी, बहुत रिक्वायरमेंट। जैसे मैं मेरे प्रोजेक्ट में बता रहा हूँ कि हमने एक टीम फॉर्म किया, हमारा प्रोजेक्ट लीडर है जो टॉप लेवल का एग्जीक्यूटिव है, उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, मेरे साथ 3 बिजनेस पार्टनर्स हैं और लाइन मैनेजर्स हैं, जो हम सब लोग काम कर रहे हैं। और कैसी कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं? हम अपने माइक्रोसॉफ्ट का एक ये देखा होगा, शेयर पॉइंट होता है, जहां हमने एक मॉडल जो है हमने शेयर में रखा है, और वहां पे वो शेयरिंग में सारा इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर हो रहा है, और बीच बीच में हम साथ में मिलते हैं। अभी कोविड की वजह से हम फिजिकल नहीं कर सकते, तो ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म से हम कोलैबोरेशन, टीम मीटिंग्स कर रहे हैं। सो कोलैबोरेशन को अगर आपको डेवलप करना है या प्रैक्टिस करना है तो किस तरह से करेंगे? क्योंकि ये आप तो डे टू डे लाइफ में करते हैं, जहां भी और जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या कंपनी में काम करते हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। सेट अ क्लियर गोल एंड ऑब्जेक्टिव। आज का जो है आपने क्लियर गोल रखा कि शैलेश पिल्लेवार जी का लेक्चर होगा, ओके। देन कम्युनिकेट योर इंटेंशन। हमने बता दिया सब लोगों को कि इस तरह का प्रोग्राम होने वाला है और हम इतना टाइम पे रहने वाले हैं। लर्न एंड लिसन टू कॉम्प्रोमाइजेस, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम टीम में काम करते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं। आपने देखा होगा, आपने कभी भी टीम में देखा होगा कि कोई, तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि लिसन एंड लिसन, ओके। Overcome the challenges and solve problem without assigning blames.
कि ये तूने गलत किया, ये किया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग हम सब लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फिलोसॉफी के लोग आते हैं या अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग आते हैं, तो हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। तो उसमें प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि डिस्कशन में फिर एक बंदा बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करना चाहिए, हमारा लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लार्जर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। हमारा लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या है कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है, बाबा साहब के मिशन को पूर्ण करना है। तो वो लार्जर ऑब्जेक्टिव को देख के हमको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। सो ये जो कोलैबोरेटिव जो स्किल्स है, कोलैबोरेटिव कॉम्पिटेंसी है, कोलैबोरेशन कॉम्पिटेंसी, ये हर जॉब में, प्रोफेशनल जॉब में, सोशल, इसमें हर जॉब में बी ओपन माइंडेड, लोगों की सुनो जो बोलते, क्योंकि पता नहीं कहां से कुछ नया आइडिया आ जाएगा। एंड लास्ट इज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेलिब्रेट। हम लोग बहुत मिस करते हैं इसको कि हम सेलिब्रेट नहीं करते अपने सक्सेस को। सो कोलैबोरेशन में जब हम टीम में काम करते हैं तो टीम सेलिब्रेशन होनी चाहिए। सो आप भी अपने ग्रुप में जब इस तरह का काम करते हैं, कोलैबोरेशन की जो कॉम्पिटेंसी अगर यूज करेंगे, तो आप जो है सेलिब्रेशन पे भी ध्यान दीजिए। जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये 4th C जो है ना, पहले हमने क्या बोला है, क्रिटिकल क्रिएटिविटी, देन क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। दीज आर 4 important core competencies for all jobs. Okay, वो कोई भी टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो। सो कम्युनिकेशन तो सबको मालूम है, द एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अनदर इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। अब लोगों को बहुत भ्रम होता है कि इंग्लिश आना ही कम्युनिकेशन है। यस, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अपने लैंग्वेज में, अपने नेटिव लैंग्वेज में आप अपनी बात को आगे वाले के सामने रख रहे हो और आगे वाला समझ रहा है और वो फीडबैक दे रहा है कि मैं समझ रहा हूं, ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कम्युनिकेशन। और उसमें मीडियम्स हैं। मीडियम्स क्या क्या है, बहुत सारे मीडियम्स। एक मीडियम जो है बॉडी लैंग्वेज का है मीडियम। जैसे मैं यहाँ पे वेस्टर्नर्स के साथ काम करता हूँ, तो हमारे साथ एक बहुत यानी सीनियर लेडी यूके की काम करती, वो जब बात करती है तो मैं बोलता था, मैडम व्हेन यू स्पीक इट इज सो स्वीट। यानी जो जिस तरह के जो वर्ड सिलेक्शन जो है, यानी आप अपनी बात आगे वाले को रख रहे हैं, लेकिन जो शब्द आपने उसमें, जैसे हमारे हिंदी में भी बहुत अच्छे होते, मराठी में भी, या कोई भी लोकल लैंग्वेज में जो शब्द यूज होते हैं, वो जो इफेक्टिवनेस होता है, जो स्वीटनेस होता है कम्युनिकेशन में, आगे वाला बहुत इंप्रेस हो जाता है। सो इस तरह की जो हमें सीखना है, क्योंकि हमारा जो नेटिव इंग्लिश नहीं रहा है, तो हमारा उतना वर्ड पावर नहीं होता है। सिलेक्शन ऑफ वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिजनेस मैनेजर विथ गुड वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल हेल्प फैसिलिटेट the sharing of information between people within a company for a commercial benefit. ऑर्गेनाइजेशन में, पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम्युनिकेशन पे चलता है। किस तरह के कम्युनिकेशन है, ईमेल। सबसे डेली सुबह से 8 घंटे में आपको कंटिन्यूस ईमेल आते हैं, और अगर आप काम नहीं कर रहे, फ्यूचर में जॉब में जाओगे, तो ईमेल कम्युनिकेशन। दूसरा कम्युनिकेशन होता है टेली कम्युनिकेशन, टेलीफोन पे बात होती है। और एक कम्युनिकेशन होता है जब आप टीम मीटिंग में प्रेजेंटेशन देते हो। सो व्हाई द कम्युनिकेशन इज सो इम्पोर्टेंट इन वर्कप्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अवॉइड द कंफ्यूजन, टू प्रोवाइड द पर्पस, इट इज टू बिल्ड पॉजिटिव कंपनी कल्चर एंड क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। यानी वो पर्टिकुलर, सो ये इंडस्ट्री में तो ये चीजें होती है। लेकिन देखो, आप ईमेल जिस तरह से आप लिखते हैं, जो लोग प्रोफेशनल है उनके लिए ये सजेशन है कि आप ईमेल लिखते समय एक प्रोफेशनल वे होना चाहिए। अगर इवन आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो,
तो आप प्रॉपर इंग्लिश में, प्रॉपर ग्रामर में ईमेल लिखना, या ईमेल या जो भी लिखना है वो लिखना चाहिए। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि आज की जनरेशन के वो व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, सो हमारे बच्चों को समझना चाहिए, उनको अच्छा लगता है क्योंकि कुछ लोगों को स्पेलिंग नहीं आता है तो व्हाट्सएप में दैट्स का फोर लिखते थे। ओके, दिस इज अनप्रोफेशनल वे। अगर हम ये हैबिट लगा देते हैं तो जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो उसमें ही उसी तरह की लैंग्वेज लिखना शुरू करेंगे। दिस इज नॉट अ प्रॉपर प्रोफेशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ध्यान रखना चाहिए इस पे, और इस पे काम करने चाहिए। लोगों के ईमेल पढ़ने चाहिए। कैसे सीखेंगे कि हम कैसे अच्छी ईमेल लिखेंगे? ईमेल जो आता है उसको पढ़ना चाहिए। हाँ, किस तरह की लैंग्वेज, किस तरह की टोन, किस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। और लिखते समय एक चीज ध्यान में रखनी है, ऑलवेज न पोलाइट, क्योंकि ईमेल कम्युनिकेशन बहुत अलग तरीके से मिस इंटरप्रेट होता है। और हमने देखा है सोशल एक्टिविज्म में बहुत देखा है कि एक ईमेल जो है कैसी पूरा कंटेस्ट ही चेंज कर देता है। तो बहुत, जब भी हम रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो पूरा सोच समझ के हमको उस पर काम करना होगा। तो इंडस्ट्री में ओरल कम्युनिकेशन है, लिसनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बार हम यू नो हम देखते हैं कि लोग बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। इंडस्ट्री में हम आज भी देखते हैं कि हम कैसे बताएं कि कुछ लोगों को हैबिट होती है बोलते जाने की, बोलते जाने की। लेकिन अगर हमारे पास वो हैबिट है तो उसको कम देना है, कि हमको लिसनिंग जो है, लोगों की बात समझना, सुनना। जैसे मैंने रिटर्न कम्युनिकेशन बोला कि प्रॉपर प्रॉपर रिटर्न कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आप कुछ प्रोजेक्ट लिख रहे हैं तो कहीं से कॉपी नहीं करना है, इंटरनेट से कॉपी लाके पेस्ट नहीं करना है, अपनी व्यूज लिखना है। ओके, क्योंकि उसी से आप डेवलप होंगे। अगर आपको कम्युनिकेशन डेवलप करनी है, पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हमारे बच्चों में वही कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अगर हम, जैसे आपका प्लेटफॉर्म है NNBO है, इसमें ये पब्लिक स्पीकिंग जो है अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए बच्चों को। कम फॉरवर्ड, अरे हम आपके समान ही हैं। मैं भी बहुत पहले बहुत डरता था, यानी जब हम इंजीनियरिंग पास आउट होके जब जॉब में गए तब प्रेजेंटेशन देना था तो मैंने, क्या बोलते, थरथर कांपता था, थरथर। बट ये जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो कुछ भी नहीं लगता है, फिर कोई भी आ जाए। लेकिन हमको एक स्टेप पहले लेना है कि हमको सीखना है। आजकल तो मार्केट में क्लासेस अवेलेबल है पब्लिक स्पीकिंग पे। और अडोप्टिबिलिटी चेंज, जो भी जैसा भी सिचुएशन है उसमें अडोप्टिबिलिटी होनी चाहिए। सो मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई, बहुत टाइम हो गया, उसमें 4 कॉम्पिटेंसीज ध्यान से आपको, यानी क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, ये 4C जो है बहुत जरूरी है कोई भी जॉब के लिए। आप इंटरनेट पे सर्च करिए, कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाइए, जहां जिस तरह से डेवलप होता है वो करिए। फ्यूचर में इसकी जरूरत है। और इसके साथ और एक कॉम्पिटेंसी मैं जोड़ना चाहूंगा, वो यम कॉम्पिटेंसी, मेडिटेशन। और ये बहुत जरूरी है, और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और मैंने जितने प्रोफेशनल जो मेरे साथ काम करते हैं और दुनिया के बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनके मैं आर्टिकल्स पढ़ते रहता हूँ। और उसके बेस पे, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस करके एक नया कंसेप्ट मार्केट में आया है, इमोशनल इंटेलिजेंस। वो बोलते हैं कि लीडरशिप के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस होना जरूरी है। वो कुछ नहीं है, वो सारा चीज जो है धम्म है। तो मेडिटेशन में बोल रहा हूँ, ये मेडिटेशन बेसिकली मैं धम्म के एंगल से बोल रहा हूँ। सो आप सब लोग ना बुद्धिस्ट है, इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि इससे मेरी प्रोग्रेस हुई है। मैं जब रिसेंटली बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन में टूर करने गया था इंडिया में, तो वहां पे मुझे राज्यसभा टीवी के लोग आए थे इंटरव्यू करने। तो मुझे पूछा गया था कि कैसा लगा, क्या लगा। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि मेरा जो प्रोग्रेस है, मेरा प्रोग्रेस जो है धम्म ने किया है। धम्म यानी क्या, आपको तो बताने की जरूरत नहीं है। जो शील,
समाधि, प्रज्ञा जो फाउंडेशन है। सो ये अगर हम डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं तो ये चारों जो सी जो है आपकी बराबर प्रैक्टिस होती जाएगी। क्योंकि अब मैं मेडिटेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि मेडिटेशन ये ब्रेन रिलेटेड है, और बुद्धिज्म की पूरी फिलॉसफी जो है वो माइंड एंड बॉडी है। अब माइंड जो है, माइंड इज कनेक्टेड टू ब्रेन। ओके, अगर आप फिलॉसफी करें, जो रिसर्च हो रहा है यूएस में, हार्वर्ड में एक नया अलग से इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट बनाया है, माइंड एंड बॉडी इंस्टीट्यूट, जो दलाई लामा जी और उनके ग्रुप के लोग सपोर्ट करते हैं। और उसमें एक तिबेटियन मॉन्क है जो साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, जिसको आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, रिचर्ड मैथ्यू। ओके, भंते हैं वो रिसर्च का पार्ट थे, और उनके ऊपर प्रोब लगा के सारे रिसर्च किया गया कि किस तरह से ब्रेन में चेंजेस होते हैं मेडिटेटर के, और रिसर्च चल रहा है। वो तो एक में सैंपल बताया, लेकिन ऐसी थाउजेंड्स ऑफ मॉन्क्स के ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं। जैसे हमारे एक मॉन्क है जो कनाडा में रहते हैं, उन्होंने बोला कि उनका डॉक्टर भी उन पर रिसर्च करना चाहता है कि उनका ब्लड शुगर लेवल जो है डे 1 से अभी तक वैसा का वैसा कैसा है। सो माइंड एंड बॉडी रिलेटेड है। सो मेडिटेशन क्यों? कि चेंजिंग योर हैबिट पैटर्न, आपके जो माइंड की जो हैबिट है, जो ब्रेन की हैबिट है, उसको चेंज करने के लिए। लोग कुछ भी बोले कि बाबा साहब ने मेडिटेशन नहीं किया, ये नहीं किया, हमको आगे बढ़ने के लिए धम्म दिया है। ओके, मैंने बहुत बार ऐसे लोगों से सुना कि धम्म इंटेलेक्चुअल डिस्कशन का चीज नहीं है, धम्म इज यही पस्सी को। इसलिए मैंने लिखा है कि प्रैक्टिसिंग, अगर आप धम्म जीवन में प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी जो है, मैं बताता हूँ, मेरा ये जो क्रिएटिव माइंड काम करता है ना, नहीं जैसे मैंने तंबोला का एग्जांपल दिया, ये जब मैं रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ तो जब मैं नेचर में बाहर जाता हूँ, वहां से मैं कुछ पिक कर लेता हूँ, कलर्स पिक कर लेता हूँ, प्रेजेंटेशन के लिए कलर पिक कर लेता हूँ, क्योंकि हम अवेयर रहते हैं। मेडिटेशन क्या है कि अवेयर रहना, माइंडफुलनेस जो भी बोलते हैं। तो दूसरी चीज जो है कि हम जो है ना शील का पालन करते हैं, तो हम किसी और को दुख नहीं देंगे, दूसरे के बारे में अच्छी बातें करेंगे। तो ये जो फाउंडेशन जो है हमारे मेडिटेशन के लिए बहुत यूजफुल है। अगर हमारा फाउंडेशन जो शील का फाउंडेशन है, जो पंचशील जो बोलते हैं, फाउंडेशन अगर पक्का है तो हमारा मेडिटेशन पक्का होगा। मेडिटेशन पक्का होगा तो हम लोग प्रज्ञा को अच्छी तरह से जागृत कर पाएंगे। तो उसमें भी 2 टाइप की प्रज्ञाएं होती है, जो हम लोग एक्सपीरियंस से एक लर्न करते हैं, दूसरे जो है धम्म के चिंतन करने से करते हैं। तो ये आप लोगों को तो सब पता है क्योंकि आप लोग उस प्रोसेस में रहते हैं, लेकिन मेरा यहाँ इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट देने का मतलब ये है कि 4C के साथ मेडिटेशन अगर आपने कर ली तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो है वो बहुत आगे बढ़ेगी। और इसी के साथ मैं सबको मेरी मंगल कामनाएं देता हूँ। जितने भी लोग देख रहे हैं, आगे फ्यूचर में बहुत तरक्की करें और नए जॉब मार्केट के लिए तैयारी करें, अभी से तैयारी करें। और गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगने से अच्छा है कि इस तरह के जो फ्यूचर जॉब के बारे में सोच के उस पर काम करें। Thank you very much. Thank you NNBY for giving me this wonderful opportunity to sharing my knowledge with you. Thank you Rujel. Thank you Jaideep.